क्लास 12th चैप्टर चल रहा था वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट नंबर 2। टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय नियोजन के प्रकार कितने प्रकार की होती है। इनके नाम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। सबसे पहले है अल्पकालीन वित्तीय नियोजन या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। नाम से ही क्लियर है, अल्पकाल मतलब शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए। सामान्यतः इस प्रकार की जो प्लानिंग की जाती है धन के मामले में वो 1 वर्ष से कम अवधि की होती है। 1 साल से कम टाइम के लिए जो प्लानिंग की जाती है फाइनेंशियल, उसे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बोलेंगे। ये मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन का भाग होता है, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग मिला के ही मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बनती है। इस प्लानिंग में कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल के इंतजाम के लिए योजना हम लोग बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के बजट भी हम लोग बनाते हैं जो 1 साल के लिए होते हैं। प्रक्षेपित लाभ हानि विवरण इसमें बनाया जाता है। प्रक्षेपित का मतलब है प्रोजेक्टेड, जो आने वाले समय का अनुमान लगाए। कोषों की प्राप्ति और उपयोगों का विवरण भी तैयार किया जाता है। अंदाजा अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में यहाँ से हमारे को कोष मतलब पैसा मिलेगा और यहाँ पर उसका उपयोग किया जाएगा। और प्रक्षेपित बैलेंस शीट चिट्ठा भी हम लोग इसमें बनाते हैं। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन की यदि हम बात करें, जो मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, ये 1 साल से लेकर 5 साल के बीच की अवधि के लिए बनाई जाती है। इसमें संपत्तियों का प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, एक एसेट की जगह दूसरी एसेट को लाना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसका रख रखाव करना है, शोध और विकास के कार्य को चलाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम के लिए पैसे चाहिए, अल्पकालीन उत्पादन कार्यों की व्यवस्था करना, जो है ये सभी कुछ इसमें आ जाता है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन की यदि हम बात करें, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो ये 5 साल से अधिक अवधि के लिए बनाए जाते हैं। दीर्घकालीन जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने के लिए इसको बनाया जाता है। इसमें डिसाइड किया जाता है कि पूंजी की मात्रा कितनी होगी, पूंजी का ढांचा किस प्रकार का होगा। ढांचा मतलब शेयर्स बेच के कितना पैसा आएगा, डिवेंचर से कितना पैसा आएगा, उधार से कितना पैसा आएगा। स्थायी संपत्तियों का प्रतिस्थापन, स्थायी संपत्ति होती है फिक्स एसेट्स के प्रतिस्थापन, उसकी जगह पर लगाना, विकास शोध हेतु जो अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है, ये सभी कुछ खर्चों की व्यवस्था इसी में की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना या एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। हमारी वित्त की आवश्यकता क्या है उसका अनुमान हम लगाते हैं। जिन आवश्यकताओं और उद्देश्यों के लिए हमारे को कोष की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, वो पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2 प्रकार के पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। पहला आएगा वास्तविक संपत्ति के लिए पूंजी का अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड कैपिटल फॉर द रियल एसेट्स। जो वास्तव में हमारी संपत्तियाँ होती हैं उसके लिए कितना पैसा चाहिए। तो वास्तविक संपत्तियाँ हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थायी संपत्तियाँ फिक्स एसेट्स, और दूसरी होती हैं चालू संपत्तियाँ या करंट एसेट। पहले हम फिक्स एसेट्स के बारे में बात करते हैं। फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं? जो कि ज़मीन खरीदने के लिए हमारे को चाहिए, लैंड के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए, संयुक्त प्लांट मशीनरी वगैरह के लिए चाहिए, फर्नीचर और फिटिंग के लिए हमारे को जो पैसा चाहिए वो सभी इसमें आता है। व्यक्तिगत सेवाएं और व्यापारिक कार्यों में लगी जो संस्थाएं होती हैं उनको स्थायी संपत्तियों की कम आवश्यकता होती है। बैंक और बीमा कंपनियां जो होती हैं उनको भी कम स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्होंने कोई मशीनें वगैरह लगानी नहीं होती। इसके स्थान पर यदि हम बात करें भारी और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादक जो होते हैं, उनका तो 90% तक की जो पूंजी होती है वो फिक्स एसेट्स के रूप में लगी हुई होती है। तो स्थायी संपत्ति का निर्धारण करते समय, फिक्स एसेट्स को डिसाइड करते समय कितना पैसा हमें चाहिए होगा, कुछ बातों का हमें ध्यान में रखना होता है। तो पहला पॉइंट दिया गया व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ द वर्क, किस प्रकार की वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं उसके हिसाब से मशीन वगैरह, लैंड वगैरह चाहिए। सेकंड है प्रारंभिक आकार, शुरू इनिशियल साइज, शुरू में क्या आकार हमारी कंपनी का होगा, बाद में क्या आकार हो जाएगा। थर्ड है कार्य का स्तर या लेवल ऑफ द वर्क, किस लेवल का कार्य हम करने हैं, बड़े पैमाने छोटे पैमाने पर। कार्य का भावी क्षेत्र या फ्यूचर ऑफ द वर्क, भविष्य में क्या हम बड़े पैमाने पर कार्य को बढ़ाने जा रहे हैं तो उतनी पूंजी की व्यवस्था। विनियोग का अपर्याप्त अधिक के दोनों स्थितियों से बचे रहने के लिए ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन इन्वेस्टमेंट की बात हम लोग करते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बोथ दिस सिचुएशन मस्ट बी अवॉइडेड। इस सिचुएशन में हमारे को ना ज़्यादा पैसा विनियोग करना है, लगाना है, ना ही कम पैसा हमारे पास होना चाहिए। कभी कभी प्रवर्तक भी भारी विनियोग से संस्था को प्रारंभ करने का विचार करते हैं। समटाइम्स द प्रोमोटर वांट टू स्टार्ट द कंपनी विद हाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। यदि प्रमोटर्स का ये विचार है, प्रवर्तकों का ये विचार है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर हम बड़े पैमाने पर कंपनी को शुरू करें, तो अभी हमें ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। किराए पर भूमि या भवन लेकर हम ज़्यादा विनियोग करने से बच सकते हैं। टू रिस्ट्रेन फ्रॉम द ह्यूज इन्वेस्टमेंट वी कैन टेक लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द रेंटल बेसिस। यदि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, पैसा हम खर्च नहीं करना चाहते, तो हम किराए पर ही ज़मीन और बिल्डिंग जो है लेकर के अपना गुजारा कर सकते हैं। 8वां पॉइंट हमारा आ जाएगा, संयंत्र व यंत्रों पर भारी व्यय से बचने के लिए उन्हें किस्तों पर लिया जा सकता है। तो अवॉइड द हैवी एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, दे में बी प्रोक्योर्ड ऑन द रेंटल बेसिस। हम बहुत ज़्यादा मशीनें, बहुत कीमती मशीनें हम अभी नहीं खरीद सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको किराए पर ले लेते हैं और उससे थोड़ा थोड़ा किराया देके अपना गुजारा कर लेते हैं। ये सभी प्लानिंग में डिसाइड होगा। 9वां पॉइंट है, नई संपत्ति के स्थान पर पुरानी संपत्ति प्राप्त करने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा कि हम नई संपत्ति को खरीदेंगे, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, उसकी जगह क्या पुरानी संपत्ति से भी हम लोग काम चला सकते हैं, तो इसका मतलब है थोड़ी पूंजी से हमारा काम हो जाएगा। तो ये सभी कुछ क्या है, इन परचेजिंग द न्यू एसेट्स कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग द ओल्ड एसेट्स मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे को फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय ध्यान रखनी होगी। उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप की एसेट आती है वो है हमारी चालू संपत्ति है, जिनको हम करंट एसेट बोलते हैं। करंट एसेट के में क्या चीज़ जाती है, वर्किंग कैपिटल भी से बोला जाता है, जिससे हम रोज़ का अपना खर्चा चलाते हैं। जैसे कच्चे माल को क्रय करने का खर्चा इसमें आता है, रॉ मटेरियल खरीदने का खर्चा, दिन प्रतिदिन के व्यय, हमारे डेली एक्सपेंसेस हमारे जैसे होते हैं, वेजेस होगी, सैलरी होगी, स्टेशनरी होगी, रेंट, किराया इत्यादि की पेमेंट करना। इसमें अल्पकालीन कोषों की आवश्यकता होती है, थोड़े टाइम के लिए जो पैसा होता है उसकी इसकी आवश्यकता होती है। इसकी पर्याप्त मात्रा में यदि पर्याप्त मात्रा में, सफिशेंट क्वांटिटी में यदि हमारे पास होता है, तो इससे कंपनी की साख या गुडविल बढ़ती है कि इस कंपनी के पास काफ़ी पैसा है, कभी भी इन्होंने मना नहीं किया। आकस्मिकताओं का भार भी इसके द्वारा घट जाता है। यदि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास करंट एसेट होते हैं, तो इमरजेंसी में अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की, तो वो पैसे की आवश्यकता को हम इसके द्वारा आसानी से पूरा कर लेते हैं। उसके बाद अगला है इसमें कि अवसरों का लाभ भी उठा सकते हैं। यदि हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कोई डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, यदि एकदम से पैसा खर्च करके यदि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, तो उसका लाभ भी यहाँ पर हम लोग उठा पाते हैं। इसकी पर्याप्तता कुछ तत्वों पर निर्भर करती है कि कितनी मात्रा में ये होना चाहिए। व्यवसाय की प्रकृति, किस टाइप का बिजनेस हमारा है, उस पर डिपेंड करता है। साइज़ ऑफ ए बिज़नेस, या बिज़नेस का आकार किस प्रकार का है, ज़्यादा बड़ा का बिज़नेस है तो ज़्यादा पूंजी चाहिए होगी। उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाला समय, यदि उत्पादन प्रक्रिया में लंबा समय लगता है तो बहुत लंबे समय के बाद वो वस्तु बिकेगी, तब कहीं जाकर कैश आएगा, इसी पैसे की आवश्यकता होगी। अगला है उत्पादन प्रक्रिया की लागत। उत्पादन की प्रक्रिया की लागत मतलब वस्तु को जब उत्पादन कर रहे होते हैं तो उसका खर्चा हमारा कितना आता है, जितना खर्चा आएगा उसके हिसाब से पूंजी की आवश्यकता होगी। क्रय की गई शर्तें, जब सामान हम क्रय करते हैं तो किन शर्तों पर क्रय करते हैं, मतलब कितना पैसा हमने पहले देना है, कितना बाद में देना। विक्रय की शर्तें, सामान जब बेचा जाता है तो किन शर्तों पर, क्या हम नकदी बेचते हैं या उधार बेचते हैं, तो उधार भी बेचते हैं तो कितने टाइम के बाद बेचते हैं। व्यापारिक उतार चढ़ाव या अप्स एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो काफ़ी पैसा होता है, बिजनेस कम चल रहा होता है तो कम पैसा हमारे पास होता है। तो ये आ गया वास्तविक संपत्ति में पूंजी का अनुमान लगाना। इसके अलावा दूसरे प्रकार की जो हमारी संपत्तियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अवास्तविक संपत्तियों के लिए पूंजी का अनुमान लगाना। एस्टिमेटिंग कैपिटल ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स, कुछ हमारी बनावटी संपत्तियां फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, उनके लिए भी हमारे को पैसे का अनुमान लगाना होता है। तो किन उद्देश्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, पहला है प्रारंभिक अनुसंधान के लिए प्रवर्तकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति। कंपनसेशन फॉर द प्रमोटर्स रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक अनुसंधान, पहले जो खर्चे किए गए, पहले जो रिसर्च का काम उन्होंने किया है, खोजबीन उन्होंने करवाई है, उसके बदले में हम प्रमोटर्स को जो पैसा देते हैं, पैसा जो देना है हमने उसके लिए भी तो हमारे को पैसा चाहिए होगा। सेकंड है व्यावसायिक तत्वों के एकत्रीकरण के लिए प्रवर्तकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति। कॉम्पनसेशन टू द प्रोमोटर्स रिगार्डिंग द असेंबलिंग ऑफ द बिजनेस एलिमेंट्स, एक व्यवसाय के लिए बहुत सारे तत्व, बहुत सारी एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सभी कुछ इकट्ठा किया था प्रवर्तकों ने, तो उनकी भी तो पेमेंट करनी है। इसके अलावा वैधानिक शुल्क कर हो सकता है, वैधानिक शुल्क होगा
वैधानिक मतलब कानूनी, शुल्क मतलब फ़ीस, टैक्स हमने देना है, फाइल करने के शुल्क, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करवाना है उसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा हमें करवाना पड़ता है, कंपनी के विभिन्न डॉक्यूमेंट, प्रपत्र मतलब डॉक्यूमेंट हमें बनवाने पड़ते हैं, बुक्स हमें पब्लिश करवानी पड़ती है, सो एक्सपेंडिचर ऑफ द लीगल चार्जेस पेड एंड टैक्स पेड, फाइलिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्म्स एंड बुकिंग एंड बुक्स एंड पब्लिशिंग ऑल ऑफ देम। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा व्यवसाय के स्वयं संचालन तक होने वाली हानियाँ, लॉस ऑफ द बिजनेस अप टू द सेल्फ डिपेंडेंस ऑफ द बिजनेस। जब तक कि बिजनेस अपने आप नहीं चल पड़ा था तब तक जो हमने खर्चे किए थे वो सारे खर्चों की पेमेंट करनी है। नेक्स्ट है संगठन संबंधी व्यय, अभिगोपन व्यय, प्रविवरण, मुद्रण व प्रकाशन, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग, कमीशन, प्रिंटिंग एंड द पब्लिशिंग ऑफ एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द प्रोस्पेक्टस। इस संगठन संबंधी व्यय, कंपनी को स्टार्ट करने के जो खर्चे थे, कंपनी को बनाने के जो खर्चे थे, अभिगोपन व्यय, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर्स को यदि कम बिके थे तो उसके लिए हमने अंडरराइटर से कॉन्टैक्ट किया था कि आप हमारे शेयर्स को बिकवा दो, उसको हमने फ़ीस देनी है, वो खर्चा भी यहाँ पर आएगा। प्रविवरण के, प्रविवरण मतलब प्रोस्पेक्टस हमारा जो होता है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसका मुद्रण, मुद्रण होता है इसको प्रिंट करवाना, प्रकाशन मतलब उसको पब्लिश करवाना, इसका खर्चा भी इसमें आ जाएगा। पेटेंट आदि क्रय करने के व्यय, पेटेंट यदि हमने अधिकार प्राप्त किया है तो उसका जो खर्चा है, एक्सपेंसेस इन परचेजिंग द पेटेंट राइट, वो भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा जो अगला टॉपिक इसमें है वो है हमारा वित्तीय नियोजन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी जो है, वित्तीय नियोजन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसका महत्व है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पहला दिया गया, व्यवसाय का सफल प्रवर्तन, सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ द बिजनेस। प्रमोशन होता है स्टार्ट करना, प्रवर्तन जो होता है सुदृढ़ विनियोग नीति पर ही निर्भर करता है। यदि हमारी वित्तीय नीति, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी बहुत अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम बिज़नेस को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हम ये प्लान करते हैं तो उसमें भविष्य में बिज़नेस का विस्तार करना है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि और बिज़नेस के आकार को बढ़ाना है तो पूंजी चाहिए होगी। लोशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी को भी हमें ध्यान में रखना है कि बिज़नेस के आकार को अगर हम बढ़ाएंगे तो पूंजी कहाँ से आएगी। सेकंड है व्यवसाय का सुसंचालन या एफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। बिज़नेस को सही प्रकार से चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, बिज़नेस की स्थापना करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैसा चाहिए, संपत्ति को क्रय करने के लिए पैसा चाहिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, सामग्री को क्रय करने के लिए, गुड्स एसेट्स, गुड्स हमारी जो होती हैं उसके लिए हमारे को पैसा चाहिए, और माल का निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के लिए भी पैसा चाहिए। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए, एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द बिज़नेस के लिए भी पैसा चाहिए, ताकि अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैश पड़ा हुआ है तो समय पर हम अपने देनदारियों का भुगतान कर पाएंगे, जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनका हम टाइम पर पेमेंट करवाएं। इसके लिए हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में तरलता मतलब लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, मतलब कैश इत्यादि होना चाहिए। शोधन क्षमता भी हमारी मजबूत हो जाती है। लिक्विडिटी पोजीशन या हम बोलेंगे तो ये सॉल्वेंसी पोजीशन हमारी जो है वो अच्छी होती है यदि हमारे पास काफ़ी मात्रा में पैसा है, मतलब हमने जो लाइबिलिटीज़ पे करनी है वो हम, तो उनका पैसा लौटाना है वो हम लौटा पाते हैं। चौथा पॉइंट है विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय, एडुकेट रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल लगाई है मालिकों ने उसके ऊपर भी हम पैसा उनको देंगे। रिटर्न का मतलब होता है, प्रत्याय का मतलब होता है रिटर्न। अगर किसी ने शेयर्स खरीदे तो उसके ऊपर हमारे को डिविडेंड देना है। तो प्लानिंग में हम वित्तीय अभाव में हमारा, यदि हमने प्लान किया हुआ है तो पैसे की कमी के कारण हमारा काम रुकेगा नहीं, और जितना भी हमारे पास पैसा होगा, वित्तीय साधन होंगे, उनका हम सही उपयोग हो पाते हैं, जिससे हम, जब हमारे पास सभी साधनों का पूरा उपयोग करते हैं तो हमारे लाभ बढ़ जाता है, और लाभ यदि ज़्यादा होगा तो मालिकों को हम उचित रिटर्न या प्रत्याय दे पाएंगे। पांचों पॉइंट है भावी विकास या फिर डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान यहाँ पर लगाया जाता है। भावी अनुमान भी हम लगाते हैं, पहले से अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में हमने डेवलपमेंट करनी है, अपनी कंपनी की विकास करना है, तो उसके लिए हमारे को कितना पैसा कब चाहिए होगा। सिक्स पॉइंट हमारा है व्यवसाय का विकास और विस्तार, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अनुकूल स्तर तक जितना हमारा फेवरेबल है हमारी कंपनी के लिए, उतना हम उसका विकास करना है, विस्तार करना है, तो उसके लिए धन चाहिए होगा, और उसकी प्लानिंग भी इसी में आती है कि ये पैसा कहाँ से आएगा। उसके बाद अगला आता है संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक, हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज़। प्लानिंग में परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, और उनका सामना करने के लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं कि यदि ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो उसके लिए धन कहाँ से हमारे पास उपलब्ध हो पाएगा।
8वां पॉइंट हमारा है व्यावसायिक सदमों और आश्चर्य को टालने में सहायक, हेल्प्स इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड द सरप्राइजेस। भावी प्राप्तियाँ मतलब भविष्य में जो हमें पैसा प्राप्त होगा वह पूर्वानुमान लगाकर, उनका पहले से अनुमान लगाकर पूंजी की कमी और आधिक्य का उचित प्रबंध कर लेते हैं। भविष्य में जो पैसा प्राप्त होने वाला होता है कि कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा, उसका हम पूर्वानुमान पहले से एस्टिमेट लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कभी पैसा कम आएगा तो पूंजी की कमी पड़ेगी, या फिर आधिक्य मतलब पैसा हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी सहायता से पूंजी का उचित प्रबंध करते हैं। फिर कि अगर पैसा कम पड़ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा पैसा हम कहाँ से अरेंज करेंगे, इसकी पहले से व्यवस्था कर लेते हैं। 9वां पॉइंट हमारा होता है समन्वय में सहायक, हेल्पफुल इन द कोऑर्डिनेशन। विभिन्न प्रकार के विभाग हमारी संस्था में काम करते हैं और उन सभी विभागों में अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं। विभाग में डिपार्टमेंट जैसे विक्रय विभाग, सेल डिपार्टमेंट, क्रय विभाग, परचेज डिपार्टमेंट, उत्पादन विभाग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग, और इन सभी विभागों में आपस में समन्वय या कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। 10वां पॉइंट हमारा है वित्त की बर्बादी पर रोक में सहायक, हेल्प टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ द फाइनेंस। हमारे पास जो पैसा होता है उसकी बर्बादी पर रोकने में ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी बहुत मदद करता है। किसी भी व्यावसायिक व्यवहार में लगने वाले व्यय का अधिक या कम अनुमान लगा लेना। यदि हम अनुमान लगाते हैं, यदि हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो अनुमान ज़्यादा या कम लग जाएगा जो हमारे पैसे को बर्बाद करवाता है। तो यदि हमने प्लानिंग की है तो अनुमान बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक, या हेल्प टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ऐसी भावी अनिश्चितता के जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है। जब हम आज की स्थिति और भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाते हैं तो उससे हमारा जोखिम जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे को मालूम है आज इतना पैसा है, भविष्य में इतने पैसे की आवश्यकता है, तो हम पहले से इंतजाम कर लेंगे तो पैसे की कमी नहीं होगी, रिस्क नहीं आएगा। 12वां पॉइंट है विनियोग एवं वित्त निर्णयों के में संबंध स्थापित करने में सहायक, हेल्प इन क्रिएटिंग द लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इससे हमें यह निश्चित करने में मदद मिलती है कि धन का विनियोग हम कहाँ पर करें। यदि हमारे पास पैसा है तो उसको हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये हमारे को देखना होता है। उसके बाद में हमें ये भी देखना है कि किन स्रोतों से हमें पैसा प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि हमें सस्ता पैसा मिल सके। ऐसे में हमारे को क्या होता है, अंश पूंजी मतलब शेयर कैपिटल हमारी जो होती है, और ऋण पूंजी मतलब लोन कैपिटल जिसको हम डिवेंचर इत्यादि कहते हैं, इसका एक मिश्रण ऐसा तैयार करते हैं, ऐसा मिक्स तैयार करते हैं कि कुछ हम अपना पैसा लगाएंगे, कुछ उधार लेकर लगाएंगे, ताकि पूंजी की लागत न्यूनतम आ जाए। मतलब पैसा जो हमने इकट्ठा करना है वो कम से कम खर्चे में पैसा हम इकट्ठा कर सकें। 13वां पॉइंट हमारा आता है वित्तीय नियंत्रण या फिर फाइनेंशियल कंट्रोल। जितनी भी वित्तीय क्रियाएं होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, धन के बारे में क्रियाएं हम करते हैं, उन पर पूरा कंट्रोल रखा जाता है यदि हमने पहले से प्लान किया है। वित्तीय निष्पादन का प्रमाप निश्चित किए जाते हैं कि प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड हम कंट्रोल चैप्टर में कर चुके हैं कि इतना खर्चा आप लोगों ने करना है, वो प्रमाप हमने दे दिया। फिर उसको हम देखते हैं कि नेक्स्ट है इसमें कि वास्तविक निष्पादन के साथ प्रमाप की तुलना की जाती है कि ये हमने खर्चे का प्रमाप दिया था उनको, कितना आप खर्चा करेंगे, और वास्तविक निष्पादन मतलब वास्तव में कितना खर्चा उन्होंने किया उसकी तुलना हम करेंगे। तुलना करके यदि विचलन हमारे को मिलते हैं कोई कि मतलब उसने ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो फिर उसके कारणों की खोज की जाती है, और कारणों की खोज करके मुख्य लक्ष्य पे हम आते हैं। अंत में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है कि उस प्रकार की गलतियों को दोबारा से वो वित्तीय प्रबंधक जो है ना दोहराए, मतलब खर्चा अधिक ना बढ़े। 14 पॉइंट पर हमारे आते हैं जो है वास्तविक कोषों की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ द सफिशिएंट फंड्स। पर्याप्त कोष उपलब्ध करवाना वित्तीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। हम जो प्लानिंग करते हैं इसका एक ही उद्देश्य होता है कि जब जितनी मात्रा में पैसा चाहिए, कोष में फंड मतलब धन, जितनी मात्रा में हमारे को जब पैसे की आवश्यकता होगी उतना पैसा हमारे को उपलब्ध हो जाए। भावी प्राप्तियों और भुगतानों का पूर्वानुमान लगाते हैं। भविष्य में कहाँ से पैसा प्राप्त होगा, कहाँ पर हमने पेमेंट करनी है, इसका पहले से अनुमान लगाते हैं, और अनुमान लगाकर पूंजी की कमी और अधिक्य का उचित प्रबंध करते हैं कि यहाँ पर अगर पूंजी की कमी पड़ेगी तो हम कहाँ से उसका इंतजाम करेंगे। अगर अधिक्य है, फालतू पैसा होगा, तो उसे कहाँ पर हम जमा करवाएंगे ताकि कुछ ब्याज हमें मिल सके। 15 पॉइंट है पूंजी की न्यूनतम लागत, मिनिमम कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। तो इसका मतलब है कम से कम लागत में, कम से कम खर्चे में हमें पैसा कहाँ से मिल सके। तो वही चीज़ आ गई कि हमारी जो शेयर कैपिटल है, अंश पूंजी और ऋण कैपिटल, लोन कैपिटल जिसको हम डिवेंचर वगैरह बोल सकते हैं, उसका एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन ऐसा हम तैयार करेंगे ताकि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा धन हमारे को मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट 16 है व्यवसाय की योजनाओं का आधार बेसिस और द बिजनेस प्लान।
जितने भी व्यवसाय की योजनाएं हम बनाते हैं, बिजनेस के लिए हम प्लानिंग करते हैं, उन सभी प्लानिंग्स के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय प्लानिंग के द्वारा ही पैसा उपलब्ध करवाया जाता है। यदि हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हमारी सारी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है। तो हर प्लानिंग जो है धन के ऊपर आधारित होती है। 17 पॉइंट पर आते हैं जो है उच्च प्रबंध के भार में कमी, टॉप मैनेजमेंट्स इज़ रिलैक्स्ड। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक बार वित्तीय योजना बना लेते हैं, प्लानिंग बना लेते हैं, तो आने वाली सभी क्रियाओं की जानकारी हमारे को पहले से होती है कि इस समय पर यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ पर खर्च होगा, इतना पैसा यहाँ से आएगा, सब कुछ हमने प्लान कर लिया। तो जब वास्तविक परिस्थिति आती है उस टाइम पर हमारे को नए सिरे से सोचने की आवश्यकता नहीं होती, रोज़ की प्लानिंग करने की हमें आवश्यकता नहीं होती, हमारा काम सही तरीके से चलता रहता है।